मैम आजकल आपको लगता नहीं कि प्रेगनेंसी बहुत कैलकुलेटिव हो गई है? ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपके पास एक बहुत ही लिमिटेड पीरियड है। जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो बहुत ही लिमिटेड है। आइडियल एज क्या होती है मैम कंसीव करने आइडियल की? एज तो देखिए जो नेचर ने बनाया है अराउंड ईयर्स ऑफ एज पे रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल मैक्सिमम होती है। कई बार कपल्स जो हैं वो ट्विंस चाहते हैं, तो क्या ऐसा कुछ प्रोसेस होता है या ऐसी कोई ड्रग्स होती हैं जिससे कि कपल्स को ट्विंस हो जाएं? ट्विंस होना प्रेगनेंसी की एक कॉम्प्लिकेशन है। हमें ऐसा लगता है कि ट्विंस हो जाएं एक बार फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, बट इट पुट्स अ लॉट ऑफ रिस्क टू द मदर्स हेल्थ ऑल्सो एंड टू द हेल्थ ऑफ द बेबीज एज वेल। मैम क्या रीजंस हो रहे हैं जैसे आजकल आपके पास इनफर्टिलिटी के काफ़ी केसेस आ रहे हैं? आजकल जो मोस्ट कॉमन रीज़न हो गया है वो है एडवांस्ड एज, स्पेशली फीमेल का एडवांस्ड एज। प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में हमें बताइए। प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग इज़ अ बून फॉर मेनी मेडिकल डिसऑर्डर्स। जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं यूट्रस में, उससे पहले ही पता लगा सकते हैं कि बच्चा अफेक्टेड है या नहीं है। दिव्या मैम, ये लैप्रोस्कोपिक गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं? कोई भी सर्जरी जो हम प्रॉपर बड़ा इंसिजन देकर पेट खोल कर रहे हैं, सेम प्रोसीजर हम की होल के द्वारा कर सकते हैं। दैट इज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दीप्ति उनियाल। पॉडकास्ट विद दीप्ति के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक फेमस गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर दिव्या मिश्रा। आज हम उनसे बातचीत करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। आज हम डिटेल में बातचीत करेंगे उन सारी टेक्निक्स के जिससे कि हम इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से हेल्दी बेबी को कंसीव कर सकते हैं, सरोगेसी, आईवीएफ, इन तमाम टॉपिक्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधा बातचीत करते हैं डॉक्टर मैम से। डॉक्टर दिव्या, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आप थैंक यू दीप्ति जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। दिव्या मैम, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि आपने इसी फील्ड को क्यों चुना? देखिए, महिलाओं का हेल्थ वर्ल्ड वाइड, नॉट जस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा ही सप्रेस्ड रही है। लोग ध्यान नहीं देते हैं। इट्स ह्यूमन टेंडेंसी, फीमेल्स की ये टेंडेंसी होती है कि घर की सारी चीज़ों पे ध्यान देंगी पर अपने हेल्थ को इग्नोर करती हैं। सो आई डिसाइडेड दैट आई विल फोकस ऑन दिस इशू, स्पेशली गायनेकोलॉजी में। इट इंक्लूड्स बोथ मेडिसिन एंड सर्जरी, सो यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप। महिलाओं के हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो दैट इंट्रीग्ड मी टू चूज़ दिस प्रोफेशन। मैम, कितने साल का एक्सपीरियंस है और आपका थोड़ा अपनी फील्ड के बारे में हमारे व्यूज़ को बताइए। श्योर। मैंने MD ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से किया है। आई कंप्लीटेड माई MD इन 2018। उसके बाद मैंने कुछ टाइम एम्स ऋषिकेश में काम किया। फिर मैंने लैप्रोस्कोपी की ट्रेनिंग ली डॉक्टर हफीज़ रहमान के अंडर, हु इज़ कॉल्ड द गॉड ऑफ लैप्रोस्कोपी। फिर आई हैड द प्रिविलेज, मैंने इनफर्टिलिटी की ट्रेनिंग डॉक्टर कामिनी राव के अंडर ली। शी इज़ ऑल्सो अ पायनियर इन इनफर्टिलिटी इन इंडिया। और फिर अभी पिछले ऑलमोस्ट 4 years से मैं ग्राफिक एरा हॉस्पिटल देहरादून में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट काम कर रही हूँ। जी मैम। मैम, सबसे पहला तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ना बहुत ही आसान शब्दों में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारे व्यूअर्स को समझ में आ जाए वो समझाइए। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन दीप्ति जी, क्योंकि मेरे पास जो जनरली पेशेंट्स आते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। अगर मैं किसी सर्जरी के बारे में भी उन्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ तो यूजुअली मेरा ये अप्रोच रहता है कि मैं एक पेपर और पेन लेकर उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ कि एग्जैक्टली क्या पार्ट मैं रिमूव करने वाली हूँ, किस पार्ट पे मैं ऑपरेट करने वाली हूँ। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर ग्रॉसली हम समझें तो इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, एक यूट्रस है, यूट्रस से लगे हुए 2 फिलोपियन ट्यूब्स हैं। यूट्रस के अंदर रफली आप समझे तो जब प्रेगनेंसी होती है बच्चा यूट्रस के अंदर ठहरता है। फिलोपियन ट्यूब्स का काम होता है ओवरीज से एग्स को यूट्रस के अंदर ट्रांसपोर्ट करना, ये उनका बेसिक फंक्शन होता है। और यूट्रस के एडजेसेंट 2 ओवरीज होती हैं जिन्हें हम अंडेदानियाँ बोलते हैं। उनका फंक्शन होता है एग प्रोड्यूस करना हर साइकिल में। तो ये इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। एक्सटर्नली वजाइना होती है जिससे सर्विक्स को एक्सेस होता है। सर्विक्स जो है यूट्रस का लोअर मोस्ट पार्ट है।
सो ये बेसिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो मैम जैसे फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो बेस्ट कौन सा टाइम होता है जब फीमेल कंसीव कर सकती है, तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हाँ, तो इसमें जो हमारी रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है ऑन एन एवरेज 28 डेज की साइकिल होती है, बट यू हैव टू सी कि 28 डेज ऐसा फिक्स्ड हो ज़रूरी नहीं है, इट कैन वेरी अप टू ±7 डेज कॉमन है। यानी अगर आपकी साइकिल 21 डेज़ की है तो भी वो नॉर्मल है, अगर आपकी साइकिल 35 डेज़ की है दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल। तो अगर हम बात करें 28 डेज़ की नॉर्मल साइकिल में, तो एक अंदाज़ा रहता है कि 14th डे के अराउंड ओव्यूलेशन होगी। सो जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है उसके अराउंड 1 वीक का होता है। मैं अपने पेशेंट्स को यूजुअली एडवाइस करती हूँ कि 10 डेज़, मतलब जो मिडिल के 10 डेज़ होते हैं उसमें साथ में रहें, कोहैबिट करें, क्योंकि उस टाइम पे अगर इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। उस टाइम पे जैसे बॉडी में भी चेंजेस होते हैं जो बहुत सारी फीमेल्स परसीव कर पाती हैं। ओव्यूलेशन के टाइम पे कभी कभी टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर थोड़ा राइज होता है, कुछ फीमेल्स थोड़ा पेन एक्सपीरियंस करती हैं ओव्यूलेशन के टाइम पे, इवन कुछ को स्पॉटिंग भी होती है, वजाइनल स्पॉटिंग। सो स्पेशली people who are trying for pregnancy, sometimes they're able to perceive it. अगर ना भी perceive कर पा रहे हों तो ovulation के टाइम के अराउंड 10th से 20th डे के अराउंड साथ में रहें तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसके 14th डे, हाँ 14th डे ओव्यूलेशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अच्छा, अगर आपकी साइकिल लंबी है, सपोज 35 डेज़ की है या 30 डेज़ की है, तो मोस्टली जो सेकेंड हाफ होता है, जो लास्ट 14 डेज होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। यानी जनरली इन फीमेल्स में ओव्यूलेशन लेट हो रही है। अगर 30 डेज़ है तो सपोज 16th डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लास्ट के 14 डेज़ यूजुअली फिक्स्ड होते हैं। तो इस तरीके से एक रफ कैलकुलेशन करके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो जिसमें कंसीव करना आसान होगा, उसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैम कई बार फीमेल्स का ये कंप्लेंट रहता है कि वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है या कुछ कर्ड लाइक उसका राइट, तो वो क्या इंडिकेट करता है? वो यूजुअली जब कर्ड लाइक वजाइनल डिस्चार्ज है तो वो इंडिकेट करता है कि कोई वजाइनल इन्फेक्शन। यूजुअली टिपिकल जो कर्ड लाइक डिस्चार्ज होता है वो फंगल इन्फेक्शन से होता है। इसके अलावा और भी तरीके के वजाइनल डिस्चार्ज होते हैं, ग्रीनिश होता है, कभी कभी फाउल स्मेलिंग भी हो सकता है। तो जब भी अगर वजाइनल डिस्चार्ज है तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू गेट योरसेल्फ एग्जामिन्ड बाय अ गायनेकोलॉजिस्ट। मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, ओवर द काउंटर ड्रग्स ना लें, क्योंकि ये वजाइनल डिस्चार्ज इन्फेक्शन इंडिकेट करता है और इन्फेक्शन का फर्टिलिटी पे बहुत असर होता है। आई हैव सीन केसेस जिसमें प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शन के कारण अडीजन्स बन गए हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं अंदर के एक दूसरे से चिपक गए हैं और इनफर्टिलिटी हो जाती है। सो अगर किसी भी तरीके का वजाइनल डिस्चार्ज है तो एक बार एग्जामिन करवाएं। बहुत ही आसानी से ट्रीटेबल होते हैं एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल्स के द्वारा, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो करेक्टली डायग्नोज हों। जी मैम आजकल आपको लगता नहीं कि प्रेगनेंसी बहुत कैलकुलेटिव हो गई है? पहले के टाइम पे अगर हम अपनी मदर्स को देखें या दादी लोगों को देखें तो ऐसा कुछ था नहीं कि वो किसी कैलेंडर को फॉलो करते थे, तो आजकल इसकी इतनी ज़्यादा क्यों आपको लगता है कि नेसेसिटी हो गई है? वेरी ट्रू दीप्ति जी। पहले के ज़माने में अगर हम अपने ग्रैंड मदर्स को देखें, समटाइम्स अपने मदर की जनरेशन में भी देखें, तो फीमेल्स यूजुअली घर पे रहती थीं। शुरू से उन्हें ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपकी शादी होनी है, आपके बच्चे होने हैं, ये आपका प्राइमरी काम है। पर आजकल विमेन एंड मेन बोथ आर इक्वल, दोनों करियर पे फोकस्ड हैं, विच इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो। बट हैविंग सेड दैट, नेचर ने मेल और फीमेल की बॉडीज़ को डिफरेंट बनाया है एंड करियर पे ध्यान दें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट योर फैमिली। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपके पास एक बहुत ही लिमिटेड पीरियड है, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो बहुत ही लिमिटेड है। यूजुअली आजकल तो गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन भी जल्दी शुरू हो जाती है, 9-10 ईयर्स में भी बहुत बार शुरू हो जाती है। मेनोपॉज का एवरेज एज इंडिया में 51 ईयर्स है, बट फ्रॉम द डेटा आई हैव फ्रॉम द पेशेंट्स जो OPD में आते हैं, जनरली 40 ईयर्स 45 ईयर्स में भी आजकल मेनोपॉज होने लगा है। तो एक तरीके से माने तो जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो श्रिंक होती जा रही है। लेट मैरिजेस होती हैं, मैरिज होने के बाद भी लोग बहुत टाइम तक प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करते रहते हैं।
once they are 35 or even 40 years old, they decide that okay, now they are ready to have a baby. फिर कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. आइडियल एज क्या होती है मैम कंसीव करने की? आइडियल एज तो देखिए जो नेचर ने बनाया है अराउंड 20 ईयर्स ऑफ एज, 20-25 ईयर्स ऑफ एज पे रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल मैक्सिमम होती है. सो ऑल आई एम सेइंग इज कि एक बार जब आप उस एज में होते हैं, यू हैव टू चूज़ योर प्रायोरिटीज़. करियर इम्पॉर्टेंट है बट साथ में फैमिली को भी लेके चलना होगा. बिकॉज से आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, इट्स नॉट माई प्लेस टू जज, लेकिन नेचर ने इस तरीके से आपकी बॉडी को बनाया है, यू कैन नॉट मेडल विद दैट. तो और अगर हम ऐसे सोचें कि हम कभी ना कभी बेबी के लिए रेडी हो जाएंगे, तो पर्सनली जो मैंने भी फील किया, यू आर नेवर एक्चुअली रेडी फॉर अ बेबी. वो हमेशा ही आपको ऐसे लगेगा कि कैसे पालेंगे बच्चे को, कैसे सब कुछ मैनेज होगा, बट हो जाता है. सो ऑल द गर्ल्स एंड वुमेन आउट देयर, आई वुड रियली लाइक फॉर यू टू थिंक अबाउट स्टार्टिंग अ फैमिली इन टाइम, ताकि आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो. जैसे मैम आजकल तो बच्चे 20 से 25 साल में अपना करियर ही बना रहे होते हैं ना. पहले के टाइम पे अगर आप देखें तो बहुत जल्दी बच्चे हो जाया करते थे, जल्दी शादी हो जाया करती थी. अब तो 30s में शादी हो रही हैं. हाँ. बच्चे फिर और ज़्यादा लेट हो रहे हैं. हाँ. तो उसका मतलब फ़र्क पड़ रहा है. बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है. बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है. लेट मैरिजेस के बाद वंस यू रीच द एज ऑफ 30, आपकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल धीरे धीरे कम होने लगती है. कोई भी फीमेल एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स के साथ बॉर्न होती है. जैसे मेल्स में स्पर्म्स डिवाइड होते रहते हैं, फीमेल्स में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स होते हैं. अराउंड 400 सोच लीजिए मैच्योर एग्स रिलीज़ होते हैं. सो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, वो एग्स रिलीज़ होते जा रहे हैं. नंबर ऑफ एग्स जो बचे हैं आपकी बॉडी में वो कम होते जा रहे हैं. मोर ओवर जो एग्स की क्वालिटी होती है 35 ईयर्स ऑफ एज के बाद, वो डिटीरियोरेट होने लगती है. सो प्लान योर फैमिली इन टाइम एंड एट द सेम टाइम फोकस ऑन योर करियर ऑल्सो. फैमिली से हेल्प लीजिए. आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं. यू हैव हेल्पर्स, केयर टेकर्स ऑल्सो. प्रायोरिटाइज योर हेल्थ एंड नॉट जस्ट द टाइमिंग. अगर आपकी लेट प्रेगनेंसी होती है तो उसमें कोमोबिडिटीज़ बढ़ जाती हैं. कोमोबिडिटीज़ यानी अगर आपकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है तो आपके हेल्थ पे भी असर होता है. डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान. हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एट द सेम टाइम बच्चे में एनॉमलीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. 35 ईयर्स के बाद बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं दैट हैव प्रूवन कि बच्चों में डाउन सिंड्रोम और जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो दिक्कतें तो हैं अगर लेट कंसीव करें तो. दिव्या में एक मूवी आई थी गुड न्यूज़ करके, बहुत कॉमेडी वाली मूवी भी थी. तो हमने उस मूवी में देखा है कि जो करीना कपूर थी वो जब कंसीव करने की कोशिश कर रही थी तो बहुत कैलकुलेटिव थी, है ना. तो क्या रियलिटी में ऐसा ही होता है जो उस मूवी में दिखाया गया है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही मतलब उनको रिलेशन बनाने हैं और वो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कंसीव के, है ना. बहुत सारी चीज़ें उस पर दिखाई थी पर मैं अभी उसके लेटर वाले पार्ट में नहीं जाना चाहती, है ना. और एक वो एक आपकी लेग अप पोजीशन होती है, उसमें ही वो बेटर कंसीव कर सकते हैं. तो क्या ये सही दिखाया गया है? अप टू सम एक्सटेंट सही है, कुछ चीज़ें एग्जेजरेटेड भी हैं. टाइमिंग तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एक फर्टाइल पीरियड होता है हर फीमेल की साइकिल में, रिप्रोडक्टिव साइकिल में, जो 1 वीक का टाइम होता है अराउंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन. उसमें अगर इंटरकोर्स हो तो फर्टिलिटी जो कंसेप्शन के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं. एज फार एज लेग अप पोजिशन एंड अदर पोजिशंस आर कंसर्न्ड, ऐसी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है. इनफैक्ट जब हम इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन करते हैं, ये एक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है जिसमें मेल के स्पर्म्स अलग से फीमेल के यूट्रस में हम इंट्रोड्यूस करते हैं. इस प्रोसीजर के दौरान भी पहले 30 मिनट्स का रेस्ट रेकमेंड करते थे. आजकल वो चीज़ें भी जब हमने रिसर्च किया ये पाया कि इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है. तो लेग अप पोजिशन या और पोजिशंस से इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. एक जो नेचर ने प्रॉपर जो भी प्रोसेस बनाया है दैट इज़ ऑल राइट. पोजीशन मैटर नहीं करता है. अगर इजैक्यूलेट या डिस्चार्ज बाहर आ जाता है उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मिलियंस ऑफ स्पर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं एक इंटरकॉर्स के दौरान. एंड फर्टिलाइजेशन के लिए, कंसीव करने के लिए आपको सिर्फ एक स्पर्म चाहिए. जस्ट 1 स्पर्म हैज़ टू रीच द एग. ओके. तो यानी कि मेल्स के मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से एक आपका जो विनर स्पर्म हम कह सकते हैं, राइट, वो रिस्पॉन्सिबल होता है. जो डार्विन की थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो इनफैक्ट ऐसा है कि एग के पास अगर एक स्पर्म ने एग को पेनिट्रेट कर दिया, वो एक बैरियर क्रिएट कर देता है. तो बाकी सारे स्पर्म्स
एग के अंदर आ नहीं सकते हैं। बहुत रेयर केसेस में, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कभी कभी डाइस्पर्मी भी होती है, 2 स्पर्म्स आते हैं, बट दैट इज़ वेरी रेयर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक स्पर्म एग के अंदर जाता है, फर्टिलाइजेशन होती है, वो एम्ब्रियो बनाता है जो कि फाइनली फीटस यानी आपके बेबी में डेवलप होता है। दिव्या मैम, कई बार कपल्स जो हैं वो ट्विंस चाहते हैं, तो क्या ऐसा कुछ प्रोसेस होता है या ऐसी कोई ड्रग्स होती हैं जिससे कि कपल्स को ट्विंस हो जाएं, और ये होता कैसे जिसके जुड़वा बच्चे होते हैं? दीप्ति जी, ट्विंस जो हैं वो रफली 2 तरीके से होते हैं। एक तो एक ही एग अगर डिवाइड करके 2 में बन जाए तो वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। दूसरी एक पॉसिबिलिटी होती है कि एक ही साइकिल में आपके 2 एग्स रिलीज़ हुए, दोनों फर्टिलाइज हुए और डाइजाइगोटिक ट्विंस हुए। इस तरीके से भी ट्विंस बनते हैं। बट मैं बताना चाहूँगी कि ट्विंस होना प्रेगनेंसी की एक कॉम्प्लिकेशन है। हमें ऐसा लगता है कि ट्विंस हो जाएं, एक बार फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, बट इट puts a lot of risk to the mother's health also and to the health of the babies as well. मैम कैसे रिस्क रहते हैं अगर twins जैसे होते हैं? अगर 2 बच्चे हैं तो मदर में अगेन हाइपरटेंशन के चांसेस और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, प्री टर्म लेबर के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेबी में भी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बेबी को इतनी स्पेस नहीं मिलेगी कि वो प्रॉपरली ग्रो करे। तो देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। तो द आइडियल थिंग दैट द नेचर इज़ मेड इज़ 1 बेबी इन द यूट्रस की जो कैपेसिटी है वो इट इज़ मेड लाइक दैट कि एक बेबी को एकोमोडेट करे, एक बेबी प्रॉपरली ग्रो करे, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल। जो हम एक नॉर्मल प्रेगनेंसी बोलते हैं तो हम एक बेबी की बात करते हैं। ट्विंस होते हैं, इवन ट्रिपलेट्स भी होते हैं, और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं बच्चों के, बट दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये मैं पहली बार सुन रही हूँ मैम कि ये कॉम्प्लिकेशन है उसके। दैट इज़ ट्रू। स्पेशली जैसे जब हम IVF करते हैं या फिर असिस्टेड रिप्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, तो कुछ ड्रग्स भी ऐसे हैं जिसमें एक साथ 2 एग्स रिलीज़ हो जाते हैं, है ना, पॉलीओव्यूलेशन हो जाती है, तो उसमें ट्विंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन उस आजकल जो भी लॉज आए हैं, इवन जब हम IVF करते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, तो आइडियली वी शुड ट्रांसफ़र ओनली 1 एम्ब्रियो। ये प्रेगनेंसी की आगे की कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो मेरे से पूछते हैं कि उनके एम्ब्रियोज़ बने हुए हैं, ART बैंक में रखे हुए हैं, तो क्या वो 2 एम्ब्रियोज़ ट्रांसफ़र करवा लें या एक ही करवाना चाहिए। कभी कभी ये साइकोलॉजी होती है कि 2 एम्ब्रियोज़ ट्रांसफ़र करें तो एटलीस्ट एक तो इम्प्लांट होगा, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। पर हाँ, ऐसे केसेस में ट्विंस, ट्रिपलेट्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। ट्विंस में भी जैसे कुछ जो स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अगर एक ही सैक में दोनों ट्विंस हैं तो फिर उस केस में दोनों ही बेबीज़ पे असर होता है। जो ब्लड फ्लो है बेबीज़ का वो डिसरप्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि एक ट्विन में ब्लड ज़्यादा आ गया, दूसरे में कम आ गया, इवन हाई ड्रॉप्स यानी बच्चे में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। कभी कभी यूट्रस के अंदर ही बेबीज़ का डिमाइज़ भी हो जाता है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ट्विंस या ट्रिपलेट्स में प्री टर्म डिलीवरी होती है, बच्चे प्री मैच्योर होते हैं, NICU में काफ़ी टाइम तक, जो नियोनेटल ICU होता है उसमें काफ़ी टाइम तक रखना पड़ता है, डेवलपमेंटली बच्चों पे असर होता है। सो आइडियल थिंग इज़ कि एक बार एक बेबी हो, बट हाँ, इफ़ यू हैव ट्विंस ऑल्सो दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। ओके मैम, IVF किस केस में किया जाता है? दीप्ति जी, IVF बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में किया जाता है। जैसे रफली अगर हम इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ को डिवाइड करें तो मेल फैक्टर्स होते हैं, फीमेल फैक्टर्स होते हैं, कुछ कंबाइंड फैक्टर्स भी होते हैं, एंड देन देयर इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ इनफर्टिलिटी जिसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी यानी हमें रीज़न पता नहीं चला। तो फीमेल फैक्टर्स में बहुत बार अगर दोनों ही फिलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं, फिर एग्स अपने आप यूट्रस के अंदर नहीं आ सकते, ऐसे केसेस में हमें IVF करना पड़ता है, यानी अलग से हमें एम्ब्रियोज़ को फर्टिलाइज़ करके फिर फीमेल की बॉडी में इंट्रोड्यूस करना होता है। ऐसे और भी कुछ सिनेरियोज़ हैं। मेल्स की बात करें तो मेल्स में कभी कभी स्पर्म्स बहुत कम बनते हैं या फिर स्पर्म्स की मोटिलिटी कम होती है। सर्टन फ्यू अदर कंडीशंस ऑल्सो, इन केसेस में मेल फैक्टर के कारण हमें IVF करना पड़ता है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी यानी कपल बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है कंसीव करने की, हमें कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं मिला है, बट स्टिल हम IVF कर सकते हैं। ओके
मैम क्या रीजंस हो रहे हैं, जैसे आजकल आपके पास इनफर्टिलिटी के काफ़ी केसेस आ रहे हैं, है ना, तो उसके रीजंस को आप, मैं चाहती हूँ अच्छा खासा आप इसमें ना एक लेक्चर दें, क्या रीजंस होते हैं और किस तरीके से अगर कोई कपल इस प्रकार की प्रॉब्लम से को जूझ रहा है तो उसकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। इनफर्टिलिटी में जैसा हमने अभी डिस्कस भी किया, आजकल जो मोस्ट कॉमन रीज़न हो गया है वो है एडवांस्ड एज, स्पेशली फीमेल का एडवांस्ड एज। बाय द टाइम द फीमेल डिसाइड्स टू हैव अ फैमिली, तब तक वो यूजुअली 30 क्रॉस कर चुके होते हैं, 35 ईयर्स ऑफ एज क्रॉस कर चुके होते हैं। उसके बाद उनके एग्स कम बनने लगते हैं, जो एग्स बन रहे हैं उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। एक तो ये सबसे कॉमन रीज़न जो आजकल हम लोग ओपीडी में देखते हैं ये है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी के रीजंस न्यूमरस हैं। कभी कभी अगर आपको रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, उसके कारण आपकी ट्यूब्स चिपक सकती हैं। जो ट्यूबो ओवेरियन एनाटमी है वो डिरेंज हो सकती है, जिसके कारण आपके जो एग्स बन रहे हैं वो फेलोपियन ट्यूब में नहीं जा पा रहे हैं, यूट्रस में नहीं जा पा रहा है, इसके कारण इनफर्टिलिटी हो जाती है। कभी कभी इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कुछ इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ेज़ होती हैं जिसमें फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। सर्वाइकल फैक्टर्स होते हैं, यानी आपकी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है स्पर्म्स के अगेंस्ट। तो जब स्पर्म्स फीमेल की बॉडी में आते हैं, फीमेल की बॉडी उसको एक फॉरेन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करती है और उसको अटैक करती है। इसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है। देन कुछ कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसमें इनफर्टिलिटी होती है। मेल्स में भी जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ होते हैं वो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, मेल्स क्या फीमेल्स में भी आजकल तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इनके कारण भी फर्टिलिटी पोटेंशियल कम हो जाती है। वैरिकोसील है। इनफैक्ट एक तरीके से इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ को अगर हम एन्यूमरेट करना चाहें तो इट विल टेक अ होल डे। Another thing I want to emphasize is कि जो ईटिंग हैबिट्स वगैरह आजकल हैं, फास्ट फूड, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, पूरा टाइम लैपटॉप पे काम करना या स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये भी इनफर्टिलिटी को बहुत हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं। जो न्यूट्रिशन मिलता है, जैसे फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, दे इन्हांस योर फर्टिलिटी पोटेंशियल। आजकल सब बिज़ी हो गए हैं, फ़ास्ट फूड की लत सबको है, सबको क्रेविंग्स होती हैं, बचपन से फ़ास्ट फूड खाने की आदत हो जाती है, तो इससे एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कॉम्प्रोमाइज़ होती है। जनरल जो आपकी बॉडी की कंडीशन है, कोमॉर्बिडिटीज़ बढ़ जाती हैं, बहुत यंग एज में लोग डायबिटिक होने लगे हैं, इन्फेक्शंस को प्रीडिस्पोज करते हैं। अगर शुगर लेवल्स आपके बढ़े हुए हैं तो आगे चल के ये भी इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं। लैपटॉप लेकर लोग दिन दिन भर काम करते हैं, तो इट इज़ सीन कि लैपटॉप से लोकल टेम्परेचर राइज होता है, जिसके कारण स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है, मोटिलिटी कम हो जाती है। सो कई रीजंस हैं इनफर्टिलिटी के। और मैम कुछ ऐसे फूड, जैसे आपने फास्ट फूड बोला कि ये, और कुछ भी ऐसा है जैसे जो ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लिया जाता है, क्या ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या और कौन से फूड हैं जो कि इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? बेसिकली जितने भी अनहेल्दी जंक फूड हैं, ऑल ऑफ देम डिटेरियोरेट योर जनरल हेल्थ और वो इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं। ऑल्सो कभी कभी जैसे ईटिंग हैबिट्स में, हालांकि इंडिया में तो ऐसे डाइट कम ही होते हैं जो थायराइड प्रोफाइल को अफेक्ट करें। यूजुअली जो कॉलीफ्लावर, कैबेज, सोया कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो तो थायराइड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। दे आर ऑल्सो अ नोन कॉज टू कॉज इनफर्टिलिटी। जंक फूड से तो ओवरऑल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है, मेल्स की भी और फीमेल्स की भी। तो मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि अगर आप अपनी डाइटरी हैबिट हेल्दी रख रहे हैं, अगर आप प्रॉपर नॉर्मल जो हमारा घर का खाना ट्रेडिशनली है, चपाती, राइस, दाल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, सैलड्स, ये सब कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा असर होता है फर्टिलिटी इन्हांस करने में। मैम जैसे कई वुमेन कुछ हर्ब्स लेती हैं अपनी फर्टिलिटी को इन्हांस करने के लिए, लाइक अश्वगंधा जी, तो सही है लेना? क्या हाँ, फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? हर्ब्स की बात करें तो कुछ हर्ब्स बहुत बेनिफिशियल भी होते हैं, नॉट जस्ट हर्ब्स, कुछ सीड्स, आजकल सीड साइकिलिंग चलती है तो इनका बहुत अच्छा असर होता है, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ रफेज एंड अदर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स जिनका बहुत अच्छा असर होता है। सो आई एनकरेज एवरीवन टू टेक दोज, बट इन मॉडरेशन। आपको ये पता होना चाहिए कि हर चीज़ की कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं।
कोई भी डाइट, अगर नॉर्मल चीज़ भी, अगर शुगर ही हम एक्सेस ले रहे हैं तो उसका ख़राब असर हो रहा है। सीड्स भी, हर्ब्स भी कुछ एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं तो समटाइम्स दे में कॉज कार्डिक कंडीशंस, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। ले सकते हैं बट मॉडरेशन में। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी डाइट अच्छी रखिए। एटलीस्ट 2 पोर्शंस ऑफ फ्रूट्स लीजिए, 1 पोर्शन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल। इफ़ यू आर गेटिंग प्योर डेयरी प्रोडक्ट्स, आजकल तो डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत अडल्टरेटेड हो गए हैं, बट स्टिल वॉट एवर यू कैन फाइंड वो लीजिए। फास्ट फूड जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड ना लें। जैसे एक ये भी मिसकंसेप्शन होती है कि बहुत ज़्यादा घी खिलाने से हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। इनफैक्ट इवन आफ्टर प्रेगनेंसी फीमेल्स आती हैं। सो घी बुरा नहीं है, आप ले सकते हैं, बट अगैन अगर आप 2 स्पून्स ऑफ घी ले रहे हैं रोज़, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर हार्ट। लेकिन अगर आप वहीं पे एक पूरा का पूरा बॉक्स ख़त्म कर दे रहे हैं, आधा किलो घी एक दिन में खा ले रहे हैं, दैट इज़ वेरी हार्मफुल। कोई भी चीज़ एक्सेस में एग्जैक्टली, यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। आपको एक बैलेंस्ड डाइट लेनी है। मैम, ये चिया सीड्स का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, जो फीमेल लेती हैं, ये रहता है? बिल्कुल, चिया सीड्स आर वेरी बेनिफिशियल। उनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो चिया सीड्स ले सकते हैं आप, कोई नुकसान नहीं है। ओके मैम। मैम, जैसे पीसीओडी हो गया, थायराइड हो गया, डायबिटिक हो गई ना, तो इससे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं प्रेगनेंसी में? एग्जैक्टली, ये दिस आई रियली वांटेड टू डिस्कस, क्योंकि पीसीओडी आजकल इतना कॉमन होता जा रहा है। अगर मेरी ओपीडी में एक दिन में 20 टीनेज गर्ल्स आ रही हैं, आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि उनमें से एटलीस्ट 5-6 को पीसीओडी की प्रॉब्लम है। और पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ये अनहेल्दी खाने से, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आजकल बच्चे जो हैं खेलते नहीं हैं, स्क्रीन के सामने बैठ जाएंगे, लैपटॉप फ़ोन लेकर बैठ जाएंगे। सेडेंट्री लाइफस्टाइल से पीसीओडी हो जाती है। पीसीओडी में क्या होता है कि आपकी बॉडी का हार्मोनल बैलेंस ख़राब हो जाता है, मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। आजकल बच्चों में ओबेसिटी भी बढ़ रही है, जिसके कारण फ़ैट के अंदर हार्मोन्स डिपॉजिट होते जाते हैं। तो इस वजह से जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उनकी, दैट गेट्स डिसरप्टेड। अब पीसीओडी में आगे चल के डायबिटीज़ हो सकती है इन्हीं बच्चों को, यंग फीमेल्स को, हाइपरटेंशन हो सकता है, पूरा का पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, लिपिड्स डिरेंज हो सकते हैं। और पीसीओडी में ओव्यूलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाती है। पीसीओडी में एग्स एक स्टेज तक बनते हैं, उसके बाद वो वहीं पे उनकी ग्रोथ अरेस्ट हो जाती है। जो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि हर साइकिल में एक एग रिलीज़ होना है, वो डिसरप्ट हो जाती है। इस कारण से फीमेल्स को एमेनोरिया हो जाता है, यानी साइकिल्स उनकी रेगुलर नहीं रहती हैं, साइकिल्स में ब्लड फ्लो नॉर्मल नहीं रहता है। एंड आज की डेट में पीसीओडी इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी। इफ़ आई एम सीइंग 10 पेशेंट्स, उसमें से एटलीस्ट 5 आर हैविंग इनफर्टिलिटी बिकॉज ऑफ पीसीओडी। तो इसे क्योर किया जा सकता है हेल्दी लाइफस्टाइल से, प्लस मेडिकेशंस के थ्रू? जी, पीसीओडी बेसिकली ऐसा है कि पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते हम। इट इज़ लाइक डायबिटीज़, आप इसको कंट्रोल्ड रख सकते हैं। सो वंस यू स्टार्ट योर लाइफस्टाइल, अब उसमें हमें कुछ टेस्ट्स करके देखना होता है कि पीसीओडी की सिवियरिटी क्या है। एक लिमिट ऑफ सिवियरिटी के बाद हमें मेडिसिन्स भी देनी होती हैं, ऐसे ड्रग्स जो इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करती हैं, साइकिल्स को रेगुलेट करती हैं, कुछ ओवेरियन सप्लीमेंट्स भी। समटाइम्स दीज फीमेल्स हैव विटामिन डी डेफिशिएंसी ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें हमें करेक्ट करनी पड़ती हैं। तो पीसीओडी की ट्रीटमेंट मेडिकेशन के थ्रू ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 3 to 6 months चलती है। बट वंस इट इज़ क्योर्ड, आपको अपनी लाइफस्टाइल का और अपनी डाइट का ध्यान लाइफ लॉन्ग रखना है, नहीं तो ये दोबारा हो जाती है। डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, जैसा हमने कहा नॉर्मल घर का खाना खाइए, दैट इज़ द बेस्ट क्योर फॉर पीसीओडी। फास्ट फूड अवॉइड करिए, प्लस फिज़िकल एक्टिविटी। जब भी मैं पीसीओडी के लिए किसी पेशेंट को प्रेस्क्रिप्शन लिखती हूँ, आई स्टार्ट विथ डाइट। सबसे पहले मैं उन्हें डाइट एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको ये चीज़ें लेनी हैं, जंक फूड अवॉइड करना है। अच्छा, जंक फूड भी बच्चों के लिए कभी कभी अवॉइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आई टेल देम टू कीप 1 cheat day. अगर आप 6 days डाइट अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, देन यू कैन हैव 1 cheat day. एक दिन आप बाहर का खाना खा सकते हैं, क्योंकि हाँ, ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है, क्रेविंग्स होती हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही आप डिमोरलाइज हो जाएं, आफ्टर अ वाइल यू लूज़ योर एंथुसियाज्म और आप बोलिए चलो छोड़ो, अब तो हमें जो खाना है वो खा लें। दूसरी चीज़ है एक्टिविटी प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है।
स्कूल्स में भी बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी प्रमोट होनी चाहिए, स्पोर्ट्स खेलें। एक्टिविटी का ये मतलब नहीं होता कि आप जिम ही जाएं। अगर आप जिम जा पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट इफ़ यू आर वर्किंग, इफ़ यू आर गोइंग टू स्कूल, इफ़ यू हैव अ बिजी लाइफ स्टाइल, समटाइम्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप टाइम निकालें। तो ऐसे लोगों को मैं बोलती हूँ आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलें या फिर एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक। आजकल हर किसी के फ़ोन पे स्टेप काउंटर्स होते हैं। अगर आप 7 to 8,000 स्टेप्स कर रहे हैं फ़ोन पे देखकर, दिन भर में 7,000 to 8,000 स्टेप्स चल रहे हैं, दैट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर फिजिकल एक्टिविटी। उसके बाद आप अपनी डाइट का ध्यान रखिए, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी और करिए, दैट इज़ सफिशिएंट। तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर एक टाइम निकाल के जिम जा रहे हैं, सुबह भी शाम भी। आप एक्टिव रहिए। इफ़ यू हैव एन इंक्लिनेशन फॉर स्पोर्ट्स, बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल, जो अच्छा लगता है खेलिए। आजकल तो बच्चे गेम्स पे इंडोर गेम्स खेलना पसंद करते हैं। हम लोग जब बचपन में खेलते थे, वी यूज्ड टू गो आउट एंड प्ले। बहुत सारे खेल होते थे, रेस करते थे, बट दोज थिंग्स आर बिकमिंग डॉर्मेंट नाउ। आजकल बच्चे स्क्रीन पे लगे रहते हैं। सो आई वुड रियली एनकरेज द पेरेंट्स ऑल्सो कि बचपन से उन्हें आदत डालिए, दे शुड गो आउट एंड प्ले। तब बचपन से ही उनकी हेल्थ का अगर हम ध्यान रख रहे हैं, देन इट विल हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन देयर ओवरऑल लाइफ। दिव्या मैम, एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस एक डिज़ीज़ है जिसमें देखिए, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में जो एंडोमेट्रियम शेड हो रहा है, यूट्रस की जो सबसे अंदर की लाइनिंग है, उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। हर साइकिल में, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब प्रेगनेंसी अगर नहीं हो रही है तो हार्मोन विड्रॉल होता है और वो लाइनिंग शेड होती है, जो ब्लड के फॉर्म में, मेंस्ट्रुएशन के फॉर्म में बाहर आती है। कभी कभी क्या होता है, ये सेम ब्लड बाहर आने के साथ साथ ट्यूब्स के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर भी जाता है और वो ब्लड अलग अलग ऑर्गन्स पे डिपॉजिट होता है। मोस्ट कॉमनली ओवरीज पे, पेरिटोनियम पे, बाकी ऑर्गन्स पे भी डिपॉजिट होता जाता है। क्या रीजंस होते हैं मैम ये जो डिपोजिशन हो रहा है? इसके बहुत सारी जेनेटिक कंडीशंस हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है जिसमें एंडोमेट्रियोसिस होता है। कभी कभी बिना किसी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के ऑल ऑफ अ सडन चांस की बात है, कह सकते हैं, तो ये भी एंडोमेट्रियोसिस का एक कारण होता है। फ्यूअर एंड लेट प्रेगनेंसीज, दैट इज़ ऑल्सो अ नोन कॉज फॉर परसिस्टेंट एंडोमेट्रियोसिस, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस एक हार्मोन डिपेंडेंट कंडीशन है, एस्ट्रोजन। प्रेगनेंसी में द डोमिनेंट हार्मोन इज़ प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन एक तरीके से एंडोमेट्रियोसिस को क्योर करता है। एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है जिसमें जब भी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन हो रही है, शी विल हैव सिवियर पेन। कभी कभी तो इवन इंजेक्शंस लेने के बाद भी उनका पेन रिलीव नहीं होता है। प्लस एंडोमेट्रियोसिस में क्योंकि वो ब्लड अलग अलग ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो रहा है, तो उससे एडिशंस डेवलप होती हैं, ट्यूब्स, ओवरीज ये चिपकती जाती हैं, तो इस तरीके से ये इनफर्टिलिटी भी कॉज करता है। कभी कभी तो ये डिपॉजिशन इतनी डीप पेनिट्रेशन इनकी टिश्यूज़ में हो जाती है जिसके लिए एक अलग एंटिटी है, डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस, कि इवन अपार्ट फ्रॉम द मेंस्ट्रुएशन डेज नॉर्मली भी उन्हें पेन रहता है। नॉर्मली हम बोलते हैं एक बार मेनोपॉज आ जाए तो एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट कुछ फीमेल्स में जिन्हें डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस है, समटाइम्स दे सफ़र इवन आफ्टर अटेनिंग मेनोपॉज। तो इट्स अ वेरी क्रूसम कंडीशन। बहुत सारी फीमेल्स इससे परेशान रहती हैं। इनफैक्ट वेस्ट में तो बहुत सारी एंडोमेट्रियोसिस सपोर्ट ग्रुप्स हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट कैंसर, मैलिग्नेंसी नहीं है, बट पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं। साथ में ही इनकी ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग चलती हैं। बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करने की, टैबलेट्स हैं, इंजेक्शंस हैं, कुछ सर्जरीज भी हैं, बट ये एक रिकरेंट कंडीशन है, बार बार होती है, तो डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल होती है, पेशेंट्स तो परेशान होते ही हैं। दिव्या मैम, एग फ्रीजिंग, स्पर्म फ्रीजिंग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग की बात करें ना, कि क्या होता है और ये किस केस में किया जाता है, या कपल्स को कब करना चाहिए? बिकॉज आजकल अनमैरिड लड़के या लड़कियां भी करा रही हैं। हाँ। क्यों ज़रूरी हो जाता है कराना? एग फ्रीजिंग स्पेशली ये ट्रेडिशनली डेवलप हुआ था उन फीमेल्स के लिए जिन्हें सपोज़ कोई मैलिग्नेंसी है, उन्हें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लेनी है। तो ये कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी का आपकी ओवरीज़ पे असर होता है, आपके एग्स फिर जो ओवरीज़ है वो नॉन फंक्शनल हो जाती हैं। तो ऐसे केसेस में बिफोर स्टार्टिंग थेरेपी हम उनके एग्स रिट्रीव कर लेते हैं एंड उन्हें
ART बैंक्स में हम स्टोर करके रखते हैं, ताकि एट अ लेटर डेट अगर जब भी आप प्लान कर रहे हो प्रेगनेंसी करने का, तो आपके एग्स यूज़ हो सकते हैं थ्रू नॉर्मल साइकिल या थ्रू सरोगेसी। आपके एग्स से आपकी प्रोजनी, आपका बच्चा बन सकता है। बट आजकल क्या हो रहा है कि बिकॉज फीमेल्स आर नॉट रेडी टू हैव एन अर्ली प्रेगनेंसी, करियर की वजह से या और भी कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं या कुछ, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। यू कैन फ्रीज योर एग्स, यू कैन यूज़ देम एट अ लेटर डेट, जब आपका रिप्रोडक्टिव एज, जब आपकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी पीक पे है 20-25 ईयर्स, उस टाइम आप अपने एग्स फ्रीज करवा सकते हैं एंड देन लेटर व्हेन यू आर रेडी फॉर अ प्रेगनेंसी उसको यूज़ कर सकते हैं। सेम थिंग गोज़ फॉर एम्ब्रियो फ्रीजिंग ऑल्सो। इनफैक्ट एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बेटर प्रोग्नोसिस होती है, उसमें बच्चा होने के बेटर चांसेस होते हैं कंपेयर टू एग फ्रीजिंग। बट येस, हैविंग सेड दैट, ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का सब्सटीट्यूट नहीं है। जो एक नॉर्मल साइकिल से नॉर्मल प्रेगनेंसी हो रही है, दैट इज़ ऑलवेज बेटर, बट समटाइम्स द सर्कमस्टांसेस आर नॉट ऑलवेज इन योर फेवर। तो दिस इज़ अ गुड सब्सटीट्यूट कि अगर आप नॉर्मली उस एज में प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे हैं या कोई मैलिग्नेंसी है किसी और कारण से, आपको पोस्टपोन करनी है प्रेगनेंसी, देन यू कैन फ्रीज योर एग्स, यू कैन फ्रीज योर एम्ब्रियोज एंड हैव प्रेगनेंसी एट अ लेटर डेट। मैम, आईवीएफ बेबी और नॉर्मल बेबी में कोई डिफरेंस होता है? बेबी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ प्रोसीजर में है। क्योंकि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी मेल के स्पर्म्स फीमेल के एग को फर्टिलाइज कर रहे हैं एंड देन वो जो एम्ब्रियो बना, जो जाइगोट बना, वो यूट्रस में इम्प्लांट हो रहा है, एक फीटस में वो ग्रो करेगा, फिर डिलीवरी होगी, बेबी होगा। आईवीएफ में यही प्रोसेस आपकी बॉडी की बजाय बाहर होता है, एज एन आपके एग्स रिट्रीव करते हैं, जैसे कुछ ट्रीटमेंट देकर फीमेल के एग्स हम बाहर निकालते हैं, मेल के स्पर्म्स के साथ उसको बाहर लैब में हम फर्टिलाइज कराते हैं। फिर एम्ब्रियो जब ग्रो करना शुरू कर देता है तो सर्टेन स्टेजेस पे हम उसको फीमेल के यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करते हैं। उसके बाद का प्रोसेस सेम होता है, फीटस आपके यूट्रस के अंदर ग्रो करेगा। सरोगेसी के केसेस में ये एम्ब्रियो हम सरोगेट मदर के वूम्ब में, यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जेनेटिकली बेबी आपका है, लेकिन वो किसी और के यूट्रस के अंदर ग्रो कर रहा है। ऐसा कभी कभी होता है अगर आपका यूट्रस रिसेप्टिव नहीं है। तो मैम, सरोगेट मदर का कोई भी जेनेटिक मटेरियल उसमें शेयर नहीं होता ना? नहीं, सरोगेट मदर का सिर्फ एक तरीके से आप यूट्रस यूज़ कर रहे हैं फॉर ग्रोइंग योर बेबी। तो जेनेटिकली बेबी आपका रहेगा, क्योंकि बेबी की जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो एग और स्पर्म से आ रही है, तो वो जेनेटिक पेरेंट्स से आएगी एंड देन दैट एम्ब्रियो ग्रोज इनसाइड द सरोगेट मदर। दिव्या मैम, एक मूवी थी मिमी करके, कृति सेनन की थी, तो उसमें वो एक सरोगेट मदर का रोल प्ले करती हैं। और क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पता चलता है कि बच्चे के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटी है। उस केस में अगर ऐसा होता है तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबल होती है? वो कपल क्या करता है, एक्सेप्ट करने से मना कर देता है ना? तो वो एक मूवी हमने देखी थी। तो क्या इस प्रकार की केसेस आपके पास आए हैं? और ऐसे अगर बच्चा कुछ एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है तो उस केस में क्या होता है? इसके बारे में आप बताइए मैम। हाँ, ART के लॉज जो हैं वो हर कंट्री के डिफरेंट हैं। इंडिया में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के लॉज कुछ और हैं, वेस्ट में कुछ और हैं। एट प्रेजेंट हमारी कंट्री में ये लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द बेबी एंड द मदर। तो एक्चुअली इस तरीके से कि बच्चे में कोई अबनॉर्मली आए, अबैंडन कर दिया, ये चीज़ लीगली अलाउड नहीं है। बट हाँ, ऐसे केसेस होते हैं बिकॉज देर आर मैनी सेंटर्स। सी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल द सेंटर्स। तो ऐसे केसेस होते हैं। In fact, when I was doing my IVF training, that time also we have had a couple. Jo father was from Japan and the mother was from India. Finally, the mother expired. The genetic mother expired before the baby was born. The baby was being born through surrogacy. तो उस केस में बहुत सारी controversies आई थी because इंडिया के laws के according एक सिंगल फादर बच्चे को नहीं रख सकता। जो अभी प्रेजेंट लॉज हैं, जो करंट मॉडिफिकेशंस हुए हैं, उसके आधार पे एक सिंगल फादर बेबी गर्ल को अडॉप्ट नहीं कर सकता। एक कपल ही अडॉप्ट कर सकता है, एक कपल ही सरोगेसी प्लान कर सकता है।
इनफैक्ट इस वजह से जैसे बहुत सारी जो सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिन्होंने, जो सिंगल फादर्स हैं जिन्होंने सरोगेसी के थ्रू बच्चे लिए हैं, अगर आज की डेट में हम बात करें तो दैट वुड नॉट हैव बिन पॉसिबल। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ आती हैं, उन कंट्रोवर्सीज़ को उस रीजन, उस स्टेट, उस नेशन के लॉज के अकॉर्डिंग हैंडल करना पड़ता है। तो इंडिया में लीगली है मैम, जैसे करण जौहर हो गया, एकता कपूर, इनके हैं एट दैट टाइम इट वाज अलाउड, बट आज जो ART लॉज में मॉडिफिकेशन हो गई है, इट्स नो लॉन्गर अलाउड। बट हाँ, बिकॉज उनकी प्रेगनेंसीज उस लॉ अमेंडमेंट के पहले हुई थी, दे हैव ऑल द राइट, दे आर राइटफुली पेरेंट्स ऑफ दोज चिल्ड्रन। बट अगर आज की सिनेरियो की बात करें तो इट्स नो लॉन्गर अलाउड। जैसे हमारे 2 बच्चे नॉर्मल है, थर्ड सरोगेसी से हो सकता है बच्चा? हो सकता है, लेकिन इंडिया का लॉ अच्छा वो लॉ अलाउ नहीं करता है। हाँ, मेडिकली हो सकता है बट लीगली नहीं कर सकते। नहीं हो सकता। जी, ओके मैम। अच्छा मैम, ये प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में हमें बताइए, ये क्या होता है? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन दीप्ति जी। प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग इज़ अ बून फॉर मैनी मेडिकल डिसऑर्डर्स। बहुत सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो मदर से या फादर से या कभी कभी दोनों से ही एम्ब्रियो में आ रहे हैं, बच्चे में आ रहे हैं। तो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू हम इवन जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं यूट्रस में, उससे पहले ही पता लगा सकते हैं कि बच्चा अफेक्टेड है या नहीं है। सपोज़ हमने IVF करके 3 एम्ब्रियोज बनाए, कोई भी जेनेटिक कंडीशन है, अब हम उस जेनेटिक कंडीशन के लिए तीनों एम्ब्रियोज से कुछ सेल्स निकाल कर टेस्ट कर सकते हैं। अगर उसमें कोई भी एम्ब्रियो अफेक्टेड है उस डिज़ीज़ से, तो हम उस एम्ब्रियो को डिस्कार्ड कर सकते हैं, और जो हेल्दी एम्ब्रियो है जिसमें वो डिज़ीज़ ट्रांसफ़र नहीं हुआ है उसको इम्प्लांट कर सकते हैं। तो इट सेव्स द कपल फ्रॉम अ लॉट ऑफ ट्रबल, बिकॉज ट्रेडिशनली क्या होता है कि आप वंस यू आर प्रेग्नेंट आप जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं, कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग, एंड देयर आर मेनी मोडालिटीज़ आजकल जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं। पर ये तब हो पाता था जब ऑलरेडी फीमेल प्रेग्नेंट है, फिर मेडिकल अबॉर्शन करना पड़ता था क्योंकि हमें जब पता लगे कि बच्चा अफेक्टेड है। तो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक्स के थ्रू दिस कैन बी प्रिवेंटेड बिफोर द एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड, हम पता लगा सकते हैं। एंड हाँ, बट इसका भी मिसयूज़ हो रहा है, सो देयर आर स्ट्रिक्ट लॉज फॉर दैट ऑल्सो, क्योंकि यू कैन नॉट यूज़ प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक्स टू डिसाइड द जेंडर ऑफ द बेबी इन इंडिया। और अगर आपकी कोई प्रेफरेंस है, सपोज़ यू वांट अ फीमेल चाइल्ड और यू वांट अ मेल चाइल्ड, तो वो हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक्स के थ्रू नहीं पता लगा सकते। आई मीन मेडिकली पता लगा सकते हैं, बट इट्स नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज। दिव्या में भी कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी क्या होता है, ये जो ट्रेंड आजकल चला हुआ है? जी, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी एनहांसमेंट करते हैं, या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको मॉडिफाई करते हैं। अब इसमें भी कुछ तो जैसे वजाइनोप्लास्टी है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें मॉर्फोलॉजिकल फीमेल्स आर बॉर्न विदाउट अ वजाइनल कैनाल, तो उसमें हम वजाइना क्रिएट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट्स अंडरगो हाइमेनोप्लास्टी एट अ लेटर डेट। क्या होता है हाइमेनोप्लास्टी? यानी कि जो हाइमेन है, वजाइना का हाइमेन है, उसको हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। इट्स सॉर्ट ऑफ मेम्ब्रेन इन योर वजाइना, जो कि यूजुअली फर्स्ट इंटरकॉर्स के बाद या कभी कभी नॉर्मली भी एक्टिविटी, ट्रॉमा, किसी चीज़ के कारण वो डिस्टरप्ट हो सकती है। तो कुछ फीमेल्स वजाइनल हाइमेनोप्लास्टी के लिए जाती हैं। वजाइनल टाइटनिंग कर सकते हैं, जो वजाइना के मसल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उसको दोबारा हम रिजुविनेट कर सकते हैं। उसमें लेबियोप्लास्टी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिकली यू कैन मॉडिफाई योर एक्सटर्नल ऑर्गन्स, यू कैन ब्यूटिफाई देम। तो ग्रॉसली ये है कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी। मैम आती हैं आपके पास काफ़ी पेशेंट्स इसके लिए? पेशेंट्स आते हैं वजाइनल रिजुविनेशन के, तो बहुत कॉमनली आजकल पेशेंट्स आ रहे हैं वजाइनल टाइटनिंग के। इट इज़ वेरी सेफ, नो इश्यूज़। बेसिकली उसमें हम लेज़र के थ्रू करते हैं, एंड लोकल टिश्यूज़ पे ही असर होता है, एज सच सिस्टमिक इफेक्ट नहीं होता। सो डन इन सेफ, यू नो, डन एट अ प्रॉपर सेंटर। अगर प्रॉपरली ट्रेंड इंसान कर रहा है तो दे आर फेयरली सेफ। हाँ, बट अगैन वो तरीका क्या यूज़ कर रहे हैं आप, क्या मोडालिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा। मैम आपके पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं, वो कहते हैं कि हमारा आप C सेक्शन के थ्रू
या नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहते हैं, तो कुछ ऐसे ऐसे prefer कुछ, करते हाँ, फ्यू पेशेंट्स कम, हालांकि मोस्ट ऑफ देम आर मोटिवेटेड, लेकिन कुछ केसेस में फीमेल्स आती हैं जो एक इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन भी चाहती हैं। दैट इज़ ट्रू। क्या रीजंस होते हैं मैम इसके, अगर वो ये चाहते हैं तो? बहुत सारे लोग पेन से डरते हैं, या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि वो उसी डेट उसी टाइम पे चाहते हैं, तो उस चीज़ को तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं डिस्करेज करना चाहती हूँ। पेन से डरते हैं उन पेशेंट्स की भी, यू हैव टू काउंसिल देम, यू हैव टू एक्सप्लेन टू देम, देर आर मेथड्स, कुछ गैसेस इनहेल करके, एपिड्यूरल लगा के, यू कैन हैव एन ऑलमोस्ट पेनलेस डिलीवरी, बट स्टिल even after counseling, if they still decide to have a cesarean section, that's the right of a female. Ultimately ये female की body है, she is the one who has to go through the process of delivery and she shouldn't be coerced. तो आप उन्हें काउंसिल करिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ऑफ कोर्स नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा फिजियोलॉजिकल है, हीलिंग बेटर होती है, फास्टर होती है, बट इट्स नॉट माई प्लेस टू जज, आई एम नॉट द वन हु हैज़ टू डिसाइड। अल्टीमेटली जिसकी बॉडी है, जिसकी डिलीवरी होनी है, दैट फीमेल हैज़ ऑल द राइट टू डिसाइड कि किस मेथड से वो डिलीवर करना चाहती है। दिव्या मैम, ये लैप्रोस्कोपिक गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं? लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स जो हैं वो मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं। कोई भी सर्जरी जो हम प्रॉपर बड़ा इंसिजन देकर पेट खोल कर रहे हैं, सेम प्रोसीजर हम की होल के द्वारा कर सकते हैं, दैट इज़ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो इट इज़ अ रीसेंट एडवांस, नॉट जस्ट इन गायनेकोलॉजी, बाकी ब्रांचेस में भी, बाकी सर्जिकल फील्ड्स में भी है, पर गायनेकोलॉजी में तो इसका बहुत बड़ा रोल है। हमारे आए थे स्टूडियो में एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन थे, शायद वो ऋषिकेश से आए थे, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा इसके ऊपर दिया था। तो जी, आपका इसमें ही मतलब वो है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आई एम अ लैप्रोस्कोपिक सर्जन। तो उसमें क्या होता है कि देखिए, ये चीज़ समझनी होगी, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस के साथ देहरादून में स्पेशली पेशेंट्स आते हैं मिसकंसेप्शंस के साथ कि लैप्रोस्कोपी के थ्रू पूरा ऑपरेशन हो पाएगा या नहीं। तो मैं व्यूअर्स को बता, थोड़ा आप इसे एक्सप्लेन कर दीजिए कि लैप्रोस्कोपिक कहाँ पर इसमें यूज़ होता है ना, और होता है क्या, थोड़ा मैं सारी आसान शब्दों में बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए, कोई भी ऑपरेशन जो हम पेट खोल के कर रहे हैं, एक्सेप्ट सिजेरियन सेक्शन, मोस्ट ऑफ देम कैन बी डन थ्रू लैप्रोस्कोपी ऑल्सो। लैप्रोस्कोपी में जो अंदर का प्रोसीजर है, जो सर्जरी है, वो सेम रहती है। पेट के अंदर जो सर्जरी हो रही है वो सेम रहती है। इट इज़ जस्ट अ मेथड टू अप्रोच योर ऑर्गन, है ना। लैप्रोस्कोपी में यूजुअली 1 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर, आजकल तो इवन 3 मिलीमीटर के इंसिजन्स आते हैं, जिसके थ्रू हम इंस्ट्रूमेंट्स और कैमरा इंट्रोड्यूस करते हैं एब्डोमेन के थ्रू। कितने किए जाते हैं मैम, एक या? मोस्ट ऑफ द सर्जरीज, जैसे अगर हिस्टेरेक्टमी की बात करें, यूट्रस के रिमूवल की बात करें, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स 3 to 4 इंसिजन्स की ज़रूरत होती है। एक कैमरा पोर्ट होता है जो लगभग 1 सेंटीमीटर का होता है, उसके थ्रू हम कैमरा डालते हैं। फिर कैमरे की गाइडेंस में हम आधे सेंटीमीटर की या 3 मिलीमीटर की 3 और पोर्ट इंसर्ट करते हैं, समटाइम्स 2 से भी हो जाता है। उसके बाद हम पेट के अंदर गैस से इन्फ्लेट करते हैं, न्यूमोपेरिटोनियम बोलते हैं। तो इससे हमारी विजन बहुत इम्प्रूव हो जाती है, विजिबिलिटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। कैमरे के थ्रू सामने रखे स्क्रीन में हम अंदर के सारे ऑर्गन्स देख सकते हैं, क्योंकि न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट किया हुआ है, यानी एब्डोमिनल वॉल ऊपर आ गई है और अंदर के ऑर्गन्स आपको साफ साफ दिख रहे हैं। तो इन ट्रेन्ड हैंड्स इट इज़ मच मच सेफर एंड मच ईजियर। यू कैन अप्रोच ऑल द ऑर्गन्स सेफली। आप सर्जिकल प्रोसीजर कर सकते हैं। फिर जो भी अगर ऑर्गन रिमूव करने की, जैसे हिस्टेरेक्टमी की बात करें, अगर यूट्रस रिमूव करने की ज़रूरत है तो डिपेंडिंग अपॉन साइज़ ऑफ द यूट्रस हम मॉर्सिलेट करके उसे वजाइनली निकाल सकते हैं। इससे पेशेंट की रिकवरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद 2 आवर्स के बाद मैं पेशेंट को एम्बुलेट करा देती हूँ। ऑपरेशन के 2 घंटे के बाद मैं उन्हें इनकरेज करती हूँ कि आप चलना फिरना शुरू कर दीजिए। जो कैथेटर होता है, जो पेशाब की नली लगी होती है, बहुत बार तो हमें ज़रूरत ही नहीं होती है डालने की, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस। अगर ट्रेडिशनल सर्जरी हुई है, लैप्रोटमी हुई है, पेट खोल के ऑपरेशन हुआ है, तो वो मजबूरी है डालना, बिकॉज पेशेंट इतनी जल्दी उठ के चल नहीं पाएगा, तो यू हैव टू पुट इन अ कैथेटर। लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज में कितनी बार बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कैथेटर डाल सकते हैं या कैथेटर नहीं डाल सकते हैं। पेशेंट कैन मूव, गो, पास यूरिन। अनदर थिंग इज़ ब्लड लॉस बहुत कम होता है, क्योंकि स्किन इंसेशन छोटा है, ब्लड लॉस कम होगा, पेन ड्रास्टिकली कम।
इनफैक्ट आई स्टिल रिकॉल एक मेरी पेशेंट हैं, शी अंडरवेंट हिस्टेरेक्टमी, कुछ कंडीशंस थी, 72 ईयर्स ओल्ड, शी वॉज वेरी वरिड, बहुत डरी हुई थी। मैंने उन्हें काउंसिल किया, और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो होती है वो हम पूरा बेहोश करके करते हैं जनरल एनेस्थीसिया में। सो व्हेन शी वोक अप आफ्टर द सर्जरी शी वाज आस्किंग मी, आपने मेरा ऑपरेशन क्यों नहीं किया? तो आई हैड टू एक्सप्लेन बिकॉज शी वाज सो कंफर्टेबल, उन्हें बिल्कुल पेन नहीं फील हो रहा था। तो शी वाज सो कंफर्टेबल कि शी वाज इन ग्रेट डाउट कि उनका ऑपरेशन ही नहीं हुआ है। तो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट्स। नेक्स्ट डे हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज जो हिस्टेरेक्टमी के पेशेंट्स होते हैं 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाते हैं। इवन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए, जैसे अगर डाई डाल के ट्यूब टेस्ट करते हैं, या फिर कैमरा डाल के यूट्रस के अंदर हम देखें, हिस्ट्रोस्कोपी जिसको बोलते हैं, दीज आर वेरी गुड मोडालिटीज़। आपको पेट खोलने की ज़रूरत नहीं है। थ्रू मिनिमली इन्वेजिव अप्रोच आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ छोटे प्रोसीजर्स के लिए तो सुबह पेशेंट्स आते हैं, एडमिट होते हैं, प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए, शाम तक घर चले जाते हैं। सो इट्स जस्ट कि एक लर्निंग कर्व है लैप्रोस्कोपी का। इन ट्रेन्ड हैंड्स इट इज़ मच सेफर एंड मच मोर कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट्स। ओके दिव्या मैम, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी ये दोनों अलग हैं, क्या डिफरेंस है? जी, ऑब्स्टेट्रिक्स जो पार्ट है वो प्रेगनेंसी के एस्पेक्ट्स को कवर करता है। ऑब्स्टेट्रिक्स यानी द साइंस ऑफ डीलिंग विद प्रेगनेंसी, कंसेप्शन, डिलीवरी और उसके बाद की चीज़ें। गायनेकोलॉजी में फीमेल बॉडी की बाकी चीज़ों को हम देखते हैं, जैसे अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, अगर किसी को पीरियड्स ज़्यादा आते हैं, किसी को इनफर्टिलिटी है, या कोई सिस्ट है, तो ये सारी चीज़ें गायनेकोलॉजी में कवर होती हैं। तो बेसिकली दीज आर 2 थिंग्स इन अ फीमेल्स बॉडी। ऑब्स्टेट्रिक्स जो है वो प्रेगनेंसी रिलेटेड है, एंड नॉन प्रेगनेंसी कंडीशंस के लिए गायनेकोलॉजी है। मोटा मोटा ऐसे समझ सकते हैं। दिव्या मैम, आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, तो कोई ऐसा केस आप हमें बताना चाहेंगी, कोई भी वियर्डेस्ट हो या कोई भी ऐसा मिरेकल हुआ हो? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, डिफ़िकल्ट टू थिंक अबाउट वन, लेकिन हाँ, रिसेंटली एक मेरी पेशेंट, शी डिलीवर्ड हर बेबी लास्ट वीक। तो उनका काफ़ी टाइम से शी हैड सिवियर पीसीओडी। मेरे पास ऑलमोस्ट 1.5 years उनका ट्रीटमेंट चला। शी वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग एग्स, इतना रेसिस्टेंट पीसीओडी था। हमने बीच में एक बार, पीसीओडी यूजुअली मेडिसिन से क्योर हो जाती है, बट इन सेलेक्टेड केसेस, इन रेसिस्टेंट केसेस हमें एक लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर करनी होती है, ओवेरियन ड्रिलिंग करके, वो भी करनी पड़ती है। तो हमने उनकी ओवेरियन ड्रिलिंग भी की थी। शी वॉज इन सो मच ऑफ डिस्ट्रेस। हर बार अपने फैमिली मेम्बर को, कभी मदर इन लॉ को, कभी सिस्टर इन लॉ को लेकर आती थी। शी वॉज डिप्रेस्ड, शी वॉज अंडर प्रॉपर साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन ऑल्सो, क्योंकि वो कंसीव करना चाह रही थी, कंसीव नहीं कर पा रही थी। एवरी टाइम आई हैड टू अश्योर कि देखिए, और अभी बोलना आसान है, बट इफ़ यू व्यू इट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब पेशेंट आपके पास हर हफ्ते, हर 15 days पे आ रहा है, थ्रू द सेम प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द पेशेंट ऑल्सो टू गेट काउंसिल, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द डॉक्टर ऑल्सो। बट आफ्टर 1.5 years शी कंसीव्ड। हमने उनका ओव्यूलेशन इंडक्शन किया था, एंड अगैन अब कंसीव करने के बाद प्रेगनेंसी में उनकी कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो गई। ऑन एंड ऑफ ब्लीडिंग रहती थी, शी डेवलप्ड डायबिटीज़। यूजुअली जो ये पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं उनमें एक टेंडेंसी होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी डेवलप करने की। So it was a big roller coaster for both of us, for the patient also, for me also. But luckily, उनकी डिलीवरी हो गई. She had a normal vaginal delivery. She has a beautiful baby girl. Both are fine. तो अभी रिसेंट तो ये एक्सपीरियंस मुझे शायद ये हमेशा ही, ऑल माई लाइफ मुझे याद रहेगा. द स्ट्रगल्स दैट वी वेंट थ्रू, हर फैमिली, हर, मी, ऑल ऑफ अस. Thankfully, the outcome is good. Mother and the baby both are fine. ग्रेट मैम. दिव्या मैम, एक रैपिड फायर हम आपके साथ करना चाहेंगे. आर यू रेडी? या श्योर. क्या हर इरेगुलर पीरियड पीसीओएस की निशानी होता है? नहीं, कभी कभी ये थायराइड डिसऑर्डर्स में हो सकता है, प्रोलैक्टिनीमिया में हो सकता है, कुछ और मेटाबॉलिक कंडीशंस में, कुछ और कंडीशंस में भी, जैसे सर्वाइकल स्टेनोसिस वगैरह होती है, एनाटॉमिकल डिफेक्ट होता है, उसमें भी हो सकता है. पीरियड पेन को नॉर्मल मानकर इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ये सिवियर एंडोमेट्रियोसिस या और किसी डिजीज़, सिवियर इन्फेक्शन का इंडिकेटर हो सकता है. तो यू हैव
ऑल द राइट टू बी कंफर्टेबल। पीरियड्स पेन में अगर पीरियड्स पेन मॉडरेट भी है, देर आर वेरी सेफ पेन किलर्स, देर आर वेरी सेफ थेरेपीज जो आप ले सकते हैं। देर इज़ नो नीड टू सफ़र ड्यूरिंग योर पीरियड्स। प्लीज़ कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड एक्सप्लोर दीज ऑप्शंस। नो नीड टू सफ़र। स्ट्रेस अकेले भी इनफर्टिलिटी की वजह बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, इट्स वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी। स्ट्रेस इन द फैमिली, मेल फीमेल स्ट्रेस एक बहुत ही बड़ा हिंड्रेंस होता है फर्टिलिटी के लिए। लेट शादी करने से प्रेगनेंसी ऑटोमेटिकली रिस्की हो जाती है? नॉट नेसेसरली, बट येस इन मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि उसके साथ कुछ ना कुछ कोमोबिडिटीज़ आ जाती हैं, कंसीव करने में प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इनकी चांसेस एडवांस स्टेज के साथ होते हैं। तो यस। थिन बॉडी मतलब फर्टिलिटी ज़्यादा हेल्दी होती है? यूजुअली जो थिन पेशेंट्स होते हैं उनमें इनफर्टिलिटी इन जनरल कम होती है, बट अगर कुछ केसेस की बात करें, जैसे पीसीओडी में भी एक लीन पीसीओडी करके एंटिटी होती है, इनफैक्ट उनका पीसीओडी ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है, ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल होता है, तो नो। ओवरवेट होना पीसीओएस और इनफर्टिलिटी दोनों को बढ़ाता है? बिल्कुल, 100% ट्रू। जंक फूड और शुगर हार्मोनल इम्बैलेंस की बड़ी वजह है? 100%। सेक्सुअली एक्टिव होने का मतलब फर्टाइल होना नहीं होता? हाँ, सेक्सुअली एक्टिव होना एक अलग एंटिटी है। फर्टाइल होना यानी आपके एग्स प्रॉपर्ली प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपका पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम शेप में है, हार्मोनल बैलेंस प्रॉपर है, तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। रिपीटेड एबॉर्शंस फ्यूचर प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर अबॉर्शन के बाद स्पेशली सक्शन इवैक्यूएशन या डीएनसीज रिपीटेड हो रही हैं तो यूट्रस के अंदर एडिशंस हो सकते हैं। कभी कभी रिपीटेड अबॉर्शंस के बाद बाय द टाइम यू डिसाइड दैट यू आर नाउ रेडी टू कीप द बेबी, आपकी एज ज़्यादा हो चुकी होती है और भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बार बार लेना सेफ है? बिल्कुल नहीं। दैट इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, अदरवाइज उन्हें कैजुअल हम बोलते। तो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हैज़ टू बी यूज्ड ओनली ड्यूरिंग एमरजेंसी। अदरवाइज कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए, दे आर वेरी सेफ। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव शुड आइडियली नेवर बी यूज्ड और इन यूज्ड ओनली इन केसेस ऑफ एमरजेंसी, वंस इन अ वाइल। वेजाइनल डिलीवरी हमेशा पेन से भरी हुई होती है? नहीं, आजकल बहुत सारे ऐसे मोडालिटीज़ आ गई हैं जो इसको रिलेटिवली पेनलेस बना देते हैं, जैसे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया आप ले सकते हैं, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, या कुछ गैसेस होते हैं जैसे एंटोनॉक्स वगैरह, इनके इनहेलेशन से पेन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इट विल नेवर बी एब्सोल्युटली पेन फ्री, लेकिन पेन काफ़ी कम हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग माँ को भी हेल्थ बेनिफिट्स देता है? डेफिनेटली। ब्रेस्ट फीडिंग बेबी के लिए तो बोलते हैं ना, माँ का दूध अमृत होता है, तो बेबी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। नाउ देयर आर स्टडीज़ जो कि ब्रेस्ट फेड बेबीज़ का IQ ज़्यादा होता है, ये प्रूव करते हैं। साथ ही साथ मदर के हेल्थ को भी वो बहुत ही बेनिफिशियल करता है। यूट्रस जो अपने नॉर्मल साइज़ में आ रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग से वो उसमें हेल्प मिलती है, मदर की ब्लीडिंग रिड्यूस होती है, ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्रेस्ट फीडिंग से एक मदर और बेबी में बॉन्डिंग होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेनोपॉज के बाद भी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ पॉसिबल है? बाय ऑल मीन्स। आप वेस्ट में देखिए, विमेन आर सेक्शुअली एक्टिव इवन एट द एज ऑफ 70-60। तो मेनोपॉज डजेंट मीन दैट इट इज़ द एंड ऑफ योर सेक्शुअल लाइफ, इट इज़ ओनली द एंड ऑफ योर रिप्रोडक्टिव लाइफ। सेक्शुअली आप एक्टिव रह सकते हैं, देर आर मैनी वेज। अगर वजाइनल ड्राइनेस है तो उसके लिए देर आर क्रीम्स, देर आर थेरेपीज़। सो अगैन यू कैन मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड यू कैन टेक देयर हेल्प। हाइमन वर्जिनिटी का प्रूफ नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। इनफैक्ट आई एम पर्सनली अ पार्ट ऑफ some movement, some awareness campaigns जिसमें हम ये बता रहे हैं कि हाइमन वर्जिनिटी का पार्ट नहीं होता है। कुछ फीमेल्स का हाइमन तो नॉर्मल चलने से, हॉर्स राइडिंग से, दौड़ने से भी रप्चर हो जाता है। एट द सेम टाइम कुछ फीमेल्स का हाइमन इतना रिजिड होता है कि उन्हें इवन शादी के बाद भी हमें सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है फॉर देम टू हैव अ नॉर्मल सेक्शुअल लाइफ। मैम जनरली एक मैं लास्ट में मेरे एक्चुअली जहन में एक क्वेश्चन आया था जी कि इंडिया में क्या होता है कि जब कोई भी आपके पास जैसे इनफर्टिलिटी किसी कपल को होती है
तो मेल्स जनरली डॉक्टर के पास नहीं आते हैं, Very मदर इन लॉ लेके आती हैं बहू को, और जो सारे के सारे मतलब लगाए जाते हैं कि शायद हमारी जो बहू बिल्कुल। है वो इनफर्टाइल है, इस वजह से नहीं हो रहा है। तो आपके पास भी ऐसे केसेस आते बहुत होंगे? सारे केसेस आते हैं, हालांकि ये सिनेरियो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, आई एम Okay. रियली ग्लैड, लेकिन हम्म। अभी भी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि फीमेल को ही अक्यूज किया फीमेल जा को रहा है अक्यूज किया जाता है। हम्म। और ये धारणा सिर्फ मेल की नहीं होती है, ट्रस्ट मी, जब फीमेल्स आती हैं, अगर मैं उनकी इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस कर रही हूँ तो दे विल ऑलवेज बी रिलक्टेंट टू गेट देयर पार्टनर टेस्टेड। वो मुझे बोलेंगी मैम पहले हम अपनी टेस्ट्स करा लेते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर हस्बैंड बाद में अपनी जांच करा लेंगे। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि इसमें इनफर्टिलिटी के लिए फीमेल फैक्टर्स हैं, मेल फैक्टर्स हैं और कुछ कंबाइंड फैक्टर्स हैं। एक हस्बैंड सीमेन एनालिसिस जो हम लोग इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, यानी हस्बैंड के शुक्राणु की जांच, ये बहुत ही नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, पेनफुल नहीं है, कोई ब्लड सैंपल ड्रॉ नहीं हो रहा है, इट इज़ अ वेरी सिंपल टेस्ट। मेरे हिसाब से तो दैट शुड बी द फर्स्ट टेस्ट दैट शुड बी डन, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, नो वन इज़ अक्यूजिंग यू ऑफ एनीथिंग। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, कभी कभी मोटिलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी काउंट्स बॉर्डर लाइन होते हैं, तो अकॉर्डिंगली वी कैन गिव ट्रीटमेंट टू द मेल पार्टनर ऑल्सो। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो मेल और फीमेल दोनों की इवैल्यूएशन बहुत ही ज़रूरी है, और इनफर्टिलिटी के लिए जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल की है, जितनी फीमेल की है, उतनी ही मेल की भी है। गलती दोनों में से किसी की भी नहीं होती है, दिस इज़ इनवॉलंटरी, बट इट नीड्स टू बी टेस्टेड एंड ट्रीटेड। दिव्या मैम, आपको नहीं लगता जैसे हम लोग जब लड़के लड़की की शादी करते हैं तो हम हॉरोस्कोप मैच करते हैं, है ना, कंपैटिबिलिटी टेस्ट वगैरह करते हैं, तो इस प्रकार के कुछ मेडिकल टेस्ट भी होने चाहिए ताकि आगे जाके इस प्रकार की कोई दिक्कत ना हो? इनफैक्ट एक जेनेटिक टेस्ट कराना तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे कुछ अगर मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ, जैसे एक थैलेसीमिया करके बीमारी होती है, ब्लड डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। अब थैलेसीमिया में किसी भी ट्रेट के लिए हमारे पास 2 जीन्स होती हैं, तो थैलेसीमिया में अगर आपकी एक जीन नॉर्मल है, एक जीन इफेक्टेड है, तो आपकी लाइफ रिलेटिवली नॉर्मल रहेगी। सपोज आपके हस्बैंड को भी थैलेसीमिया ट्रेट है, उनकी भी लाइफ नॉर्मल है, बट आपका जो बच्चा होगा, अगर उसमें बाय चांस दोनों डिफेक्टिव जीन्स आ गई, जिसकी प्रोबेबिलिटी 25% होती है, तो बच्चा इफेक्टेड रहेगा। तो रादर देन मैचिंग हॉरोस्कोप्स, इट विल ऑलवेज बी अ गुड आइडिया कि एक HPLC या कोई जेनेटिक टेस्ट करा लें, जिससे आपको पता चले कि कोई ऐसा नॉन मेजर जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, एटलीस्ट दोनों को नहीं है, क्योंकि किसी एक को है तो फिर भी काम चल जाएगा, द बेबी विल बी फाइन। लेकिन अगर दोनों डिसऑर्डर्स, अगर सेम डिसऑर्डर दोनों को है, हस्बैंड वाइफ दोनों को, तो बेबी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। दिव्या मैम, जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगी, या उन कपल्स को या उन फीमेल्स को? सो आई वॉज रिसेंटली वॉचिंग योर पॉडकास्ट, और उसमें डॉक्टर सुनील मिश्रा ने बोला इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ये मैसेज तो मैं अगेन एम्फसाइज करके देना चाहूँगी, इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। हम लोग मॉल्स जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं। व्हेन इट कम्स टू आवर हेल्थ, एक नॉर्मल अगर टेस्ट भी हम कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं, रूटीन हेल्थ चेकअप कराएं, आई हैव सीन पीपल जिनकी सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो दे आर नॉर्मल अगर हैं तो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि अरे ये तो पैसे वेस्ट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इस मेंटालिटी को चेंज करिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, बिकॉज हाउएवर रिच यू आर, हाउएवर एफ्लुएंट यू आर, अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, एवरीथिंग एल्स इज़ ऑफ नो यूज़। अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए और एक्टिव रहिए। जितना टाइम आप बाकी चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं, उतना टाइम अपने हेल्थ पे भी इन्वेस्ट करिए। एक रूटीन बनाइए जिसमें एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का पार्ट बनाइए। हेल्दी खाना खाइए, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, जो नॉर्मल हमारा ट्रेडिशनल इंडियन खाना है वो बहुत ही हेल्दी है, वो खाइए। फास्ट फूड अवॉइड करिए एंड स्क्रीन टाइम रिड्यूस करिए। दैट विल बी माई मैसेज फॉर ऑल द व्यूअर्स। बहुत सुंदर मैसेज है और ये बहुत ज़रूरी भी है। दिव्या मैम, थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आई, तहे दिल से आपका शुक्रिया कर रही हूँ। थैंक यू दीप्ति जी, मुझे अपने व्यूअर्स से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, आई रियली थैंक यू। और हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे, बिकॉज ये टॉपिक्स हमारे बहुत सारे हैं जो हम इस पॉडकास्ट में कवर नहीं कर पाए। बिल्कुल मैम, आपको हम इनवाइट करेंगे। और दर्शकों से इतना ही कहना चाहूँगी कि आज हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर दिव्या मिश्रा मैम से, और हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, है ना, और जो कपल्स प्लान कर रहे हैं बेबी को। और अगले एपिसोड में हम ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग गेस्ट से मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।